वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो देखने वाले टॉपिक हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आता है इससे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है। मैंने अभी आपको जब पिछली बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने आपको उसमें से एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करवाया था। तो आज जो हम लोग अपने पढ़ने वाले हैं स्पेशल जर्नल एंट्री, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था सिंपल एंड कंपाउंड होती है। ठीक है। एक हमारी कंपाउंड जनरल एंट्री होती है और एक सिंपल जनरल एंट्री होती है। तो सिंपल वाली में हमारा क्या होता था, जो हमने कल केसेस देखे, मतलब कि जिसमें दो ही तरीके के अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब कि जैसे मशीनरी टू कैश हो गया। या फिर किसी ने पैसा लगाया, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल जो चीजें होती हैं वाली उसमें आ जाती हैं। बट कंपाउंड में हमारा क्या होता है, कंपाउंड में हमारी थोड़ी बड़ी तरीके की एंट्रीज रहती है। ठीक है। हमारे स्पेशल जो केसेस होते हैं, स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इसमें आती हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारी स्पेशल एंट्रीज कौन सी होती हैं, स्पेसिफिक हमारी ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं। ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या अगर हम स्पेशल एंट्रीज की बात करें तो ये वो वाली एंट्रीज होती हैं। कौन सी एंट्रीज होती है हमारी जनरल की, जो कि हमारे यूजुअल बिजनेस से हटके होती हैं। ठीक है। यूजुअल बिजनेस से हटके होती हैं या फिर जो कभी कभार घटित होती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इनकी हमारी जो चांसेस हैं वो डेली के डेली बनेंगी, या फिर कि मतलब हर महीने उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। ये जो होती है ये स्पेशल तरीके से होती हैं। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती हैं। बट ये यूजुअल टाइम में हमारे मतलब डे टू डे बिजनेस को में नहीं आती हैं। ठीक है। इतनी बात आती है समझ में कि हमारी स्पेशल एंट्रीज या कंपाउंड एंट्रीज हम लोग किस तरीके से लेते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने चैनल पे अकाउंट्स यूपीपीसीएल के लिए, यूपीपीसीएल जो कि अभी न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए अकाउंट्स प्लस इंग्लिश के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपको बिल्कुल फ्री में बैच दे रहे हैं। आपको करना क्या है, बस हमारे चैनल कॉमर्स एक्सिस को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल पे जुड़े रह के हमारी वीडियोस को देखना है। ठीक है। तो उससे पहले चलो अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको दिए थे होमवर्क। तो क्या था, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी शॉर्ट में हम लोग उसको बीआरएस भी कहते हैं। अगर हम हिंदी में बोले तो उसका मतलब होता है बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन थे आप लोगों के लिए। टू नो द बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस देखने के लिए आपको बीआरएस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बैंक बैलेंस देखने के लिए आपको अपनी पासबुक उठा के देखने की जरूरत है। ठीक है। एलिमिनेट करो इसको। टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के लिए आप अपने बैंक जाइए भैया, वहां से जाके अपनी स्टेटमेंट को निकालिए। टू करेक्ट द कैश बुक, ठीक है, कैश बुक से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैश बुक आपकी कंपनी की क्रिएट होती है और जबकि बैंक बुक जो होती है ये भी आपकी कंपनी की होती है, बट दोनों कैसे पैरेलल चलते हैं। ये एक चीज हो सकती है टू करेक्ट द कैश बुक में, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। बट आप एक चीज को सोचिए, मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं सी और डी में, तो आप इसमें एक चीज देखिए कि डी ऑप्शन क्या कहता है, टू आइडेंटिफाई कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात कि आपके बैंक स्टेटमेंट में बीआरएस हम लोग तभी क्रिएट करते हैं जब हमारे बैंक स्टेटमेंट में और हमारी जो कैश बुक जो होती है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक डिफरेंस आ गया होता है। मतलब कि इसके कोई एंट्री ऐसी हो गई होती है, या तो वो ओमिट हो गई होती है, लिखी नहीं गई होती है, या फिर कोई हमारा चेक होता है जो अभी प्रोसेस में है बट हमने उसको एंट्री कर दी इसलिए वो नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए डिफरेंस एक जो अराइज होता है, इसके लिए हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि हमारी बीआरएस होती है ये क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी था। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों ऑप्शन को अपने क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलें। तो क्या कहता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंश्योर्स पेमेंट हैव बीन प्रोसेस्ड एंड कैश कलेक्शंस हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड बुक बैलेंस इन ऑर्डर टू प्रोसेस नेसेसरी एडजस्टमेंट्स और करेक्शंस। ठीक है। कोई भी हमारी नेसेसरी जो भी कोई प्रोसेस होगी, मतलब कि रह गई कोई प्रोसेस, हमारे चेक इन प्रोसेस में है, अभी हमने चेक अपना डिपॉजिट कर दिया बट वो अभी तक कैश नहीं हो पाया बैंक में जाके। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, जिसकी वजह से हमारे बीआरएस में क्या आता है, डिफरेंसेस आते हैं। तो जब हम बीआरएस पढ़ेंगे तब इसको डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। अभी तो बस हमें क्वेश्चंस करवाने हैं अपने। क्या कहता है, अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स। ठीक है। तो ये मैंने आपसे बोला था कि इसको हमको बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने कल दोनों बीआरएस से ही डाले थे कि अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है हमारा बीआरएस का, ठीक है, वो क्या होता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारा, देखो कुछ बच्चे इसमें बोले थे डेबिट बैलेंस इन द पैटी कैश बुक। ठीक है। ये चीज बीआरएस के जब हम स्टेटमेंट से इसको ले रहे हैं तो हम पैटी कैश बुक को इसमें से भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो इसको तो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर मैं बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता तो आप बोल सकते थे कि हाँ इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। बट इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक।
ठीक है, ये हमारा बीआरएस के लिए है, बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट ये नहीं होगा, इन कैश बुक ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनफेवरेबल और नेगेटिव बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस जो भी हमारा होता है या फिर नेगेटिव बैलेंस होता है किसमें, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है किसमें, कैश बुक में। दिस मींस दैट वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक इज दैट वी ओ मनी टू द बैंक। इसका मतलब ये है, जब भी हमारा क्रेडिट में और नेगेटिव बैलेंस शो करेगा, इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं अपना जो बैंक है उससे क्या कर रखा है, उससे लोन ले रखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको उसको रीपे करना है, तो इसकी वजह से उसमें नेगेटिव साइड में शो कर रहा है। ठीक है, या नेगेटिव या फिर अगर हम बोलेंगे तो अनफेवरेबल या फिर क्रेडिट साइड में जो शो करेगा वो। ठीक है, इतना आता है समझ में? इतना क्लियर हो गया? चलो अब अपने नेक्स्ट में देख लेते किस किस स्टूडेंट ने अपने करेक्ट आंसर दिया है। एक मिनट। तो देखो करेक्ट आंसर जो दिया है अपने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस अपनी करते रहो तो आप लोग का क्या होगा कि क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था देख लें, जो था ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग डी देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखो, रिया यादव बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात है। 2 का इन्होंने बी दिया है। ठीक है, 2 का बी नहीं होगा बेटा, 2 का हमारा जो आंसर था वो अभी हमने देखा था, उसका क्या होगा, ए होगा, जो कि इन्होंने सही आंसर दिया है। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट का डी, 2 का बिल्कुल सही बात, कमल किशोर जी। रिया यादव बिल्कुल सही। वर्षा यादव आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, जहाँ हम लोग अपना बीआरएस करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा इस वाली चीज़ को, पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके। बट अभी मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी डाली हुई है, तो उससे भी आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। फिर हमारे सोनाली चौरसिया जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बेटा। और हुड्डा फारूकी डी आंसर दिया है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर फर्स्ट के लिए होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है। हिस्नान बिलाल ने भी आंसर दिया है क्या, फर्स्ट का डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। और बोथ आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ का नहीं होगा बेटा, फर्स्ट का जो होगा वो डी होगा एंड जो सेकंड का होगा वो ए होगा। ठीक है, सेकंड का ए क्यों होगा मैंने आपको बताया, क्योंकि क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, अपने बैंक लोन को लिखेंगे इन कैश बुक में। ठीक है, इन्होंने दिया है आंसर आइडेंटिफाई कॉसेस। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बुक, बैंक बुक। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आशीष सक्सेना ने भी सही आंसर दिया। तो इस तरीके से ज़्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका गलत भी होता है तो अभी आपका प्रैक्टिस करने का टाइम है, एग्जाम तक आप लोग इस चीज़ को सही कर लोगे तो आप लोग सिलेक्शन पा लोगे। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आज भी क्वेश्चन दूंगा, तो उसके नीचे भी आपको कमेंट करना। अब हमारा आता है एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। स्पेसिफिक हमारी जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो बहुत सारे तरीके की होती हैं। ठीक है, तो हम लोग हर एक तरीके की इस क्वेश्चन में इस वाली क्लास में अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कोई एंट्री रह गई या फिर सर आपको ये वाली एंट्री बतानी चाहिए थी या फिर हमें ये वाली एंट्री नहीं समझ में आती है, तो आप लोग मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों के लिए उसकी क्लास बना दूंगा। ठीक है, उसको समझा दूंगा। बाकी मैंने इसमें तो अपनी तरफ से जितनी भी हार्ड होती है, मतलब ईजी वाली नहीं कि अब मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो वाली भी एंट्री डाल दो, तो वो सब नहीं। ठीक है, वाली एंट्रीज डाली हैं जो कि सब स्पेसिफिक टाइप की होती हैं और बच्चों को उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो हमारे बैड डेट्स आते हैं। ठीक है, बैड डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बिजनेस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा आम बात भी होती है बिजनेसेस में कि बैड डेट क्रिएट हो जाते हैं इन अ बिजनेस इफ एन अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड और इज पार्शियली रियलाइज। मतलब हो सकता है कि जैसे हमारा किसी के पास 5,000 रुपये उधार है, ठीक है, या तो 2,000 रुपये उधार है तो उसने 2,000 पूरे ही नहीं दिए, या फिर हो सकता है कि उसमें से 500 रुपये 1,000 रुपये नहीं दिए। ठीक है, तो पार्शियली भी हो सकता है और फुली भी हो सकता है। देन द अमाउंट नॉट रियलाइज्ड इज अ लॉस। ठीक है, तो अमाउंट जो हमारा रियलाइज नहीं हुआ वो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा, और लॉस को हम लोग डेबिट कर देते हैं अपने, हाँ याद है ना, एसेट और लॉस। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे जो एसेट जो कि हमारे डेटर्स क्या थे, एसेट थे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। तो जब हमारा एसेट कम होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इज टर्म्ड एज बैड डेट, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, अपने बैड डेट लिखते हैं। द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास इन सच केस, तो उस वाले केस में हम लोग क्या एंट्रीज अपने पास करते हैं, व्हेन द अमाउंट इज इरिकवरेबल, मतलब जब पूरा का पूरा अमाउंट ही हमारा डूब जाए, मतलब 2,000 के 2,000 रुपये ही चले जाए। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट्स। तो बैड डेट हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो जब ये इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा रूल था। और डेटर्स पर्सनल अकाउंट, ये क्या था, हमारा एसेट था, तो जब हमारा एसेट कम होगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है, अपने अकाउंटिंग रूल के हिसाब से करेंगे तो कभी कुछ भी हार्ड नहीं होगा। व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवरेबल, मतलब उसका एक पार्ट, जैसे कि 2,000 रुपये था, ठीक है,
500 रुपये उससे रिकवर हो, 500 रुपये का वो बैड डेट बन गया और 1500 रुपये का क्या किया उसने रिकवर कर दिया। तो जब हमारा 1500 रिकवर हुआ तो हमारा क्या हुआ, कैश अकाउंट या फिर बैंक में देगा, चेक दे सकते हैं, फिर कैश भी दे सकते हैं। तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, तो जब हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेट इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, टू नहीं आएगा पहले, फिर हमारा बैड डेट आएगा। बैड डेट क्यों, जो हमारा 500 जो है एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1500, तो हमारा जब एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होगा, है ना, याद है ना, स्मॉल फिंगर और थंब को एक साथ लेना है, तो जब ये दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, जब ये दोनों डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेटर्स हमारा एसेट होता है, तो इसका पर्सनल अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे और लो दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कम इसमें हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है, चले आगे। ठीक है, या फिर अगर हमारा आ जाए कि बैड डेट फुली रिकवर हो गया, ठीक है, तो देखो एक टाइम पे हमने क्या अपनी एंट्री की थी, बैड डेट अकाउंट, ठीक है, जो भी कुछ नाम से होगा, अकाउंट डेबिट टू, जो भी कोई पर्सन था अपना डेटर्स अकाउंट लिख लेते हैं उसको, ठीक है, डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ से हमारा डेटर्स अकाउंट क्या था, कैंसिल हो गया। बट अब हमारा क्या था, न्यू अकाउंट क्रिएट होता है, बैड डेट अकाउंट, है ना। जब हमारा क्या मतलब हुआ, मानो कि जैसे उसकी कंपनी की नीलामी वगैरह हुई, तो हम लोग भी उसमें पहुंचे, हमने कहा भाई हमारा इतना पैसा था, हमारा पैसा भी लौटवाओ। तो आपका जो आर्बिट्रेटर जो था उसने क्या किया, आपका पैसा लौटवाया। तो जब आपका पैसा जो लौटवाया, जो कि आपका पहले बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया था, अब हम लोग उस बैड डेट अकाउंट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो खत्म करने के लिए हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे, और हमारे क्या इससे इंक्रीज होगा, इससे हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग कैश को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, इस वाली अप्रोच को लेके करो, आपका जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इतनी तो मैं आपको लिख के देता हूँ। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपको पता होगा अगर हम कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस ओनर जो होता है वो अलग होता है कंपनी से, है ना, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है दोनों की। तो अगर ये चीज़ मतलब कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, तो पर्सनल यूज़ जो होती है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसका नाम होता है हमारे ड्राइंग्स। ठीक है, ये वाली ड्राइंग नहीं है कि मतलब एक पर्सन बनाया, है ना, ये वाली ड्राइंग, है ये वाली ड्राइंग नहीं है। ये जो हमारी ड्राइंग्स होती है, ये हमारी ड्राइंग्स होती हैं जो हमारा मतलब हमारा जो ओनर जो है वो हमारे कंपनी से क्या करे, पैसे को ड्रॉ कर ले, बाहर निकाल ले उसमें से। ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज टर्म्ड एज ड्रॉइंग, द एंट्री पास्ट इज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो बाकी का हमारा कौन सा कैश अकाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो, आपको वहाँ पे जाके नहीं समझ में आता, पेपर में जाके समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो आप लोग एक चीज़ देखो, ध्यान दो, मतलब सिर्फ एक चीज़ देखो, एक एंट्री की तरफ ध्यान दो, कि अगर पैसा निकाला गया है बिजनेस से, ठीक है, कैश आपका क्या हुआ, कम हुआ है, तो कैश अगर कम हुआ है तो वो मेरा क्या हुआ होगा, हम्म, वो मेरा क्या हुआ होगा, आप ये बताओ मुझे। कहीं वो ये तो नहीं कि हमारा जो कैश है वो कम हुआ है, तो इसका मतलब वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो जब वो क्रेडिट होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, तो बाकी की जो ड्राइंग्स जो बचती हैं वो तो फिर हमारी डेबिट हो जाएंगी। एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो ड्राइंग जब की आपके बिजनेस ओनर ने, तो वो क्या हुआ, वो आपके बिजनेस से रिसीव कर रहा है, वो आपको गिव नहीं कर रहा। तो जब वो आपको गिव करता था आपके बिजनेस में तो पैसा आता था, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग क्रेडिट कर देते थे, क्योंकि हमारा क्रेडिट जो होता है वो गिवर हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, वो हमारा गिवर है, ठीक है, उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, सॉरी वो रिसीवर है, क्योंकि उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो हमारा ड्राइंग्स इसमें चले जाएगा, तो हमारा ड्राइंग से हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब दो तरीके से आप लोग कर सकते थे, आपको एक एक तरीके से समझ में नहीं आता तो। फिर क्या आता है, हमारा डिस्काउंट आता है। तो देखो डिस्काउंट हमारे दो तरीके के होते हैं, किसी भी बिजनेस में हमारे डिस्काउंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हो सकता है कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो, और एक हो सकता है कि हमारा कैश डिस्काउंट हो। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी का दे दिया। हम्म, और कैश डिस्काउंट में क्या हो सकता है, हम लोग उसको बोला कि भैया तो हमारे साथ में बिजनेस तुम लोग करते हो, अगर आप हमें आज कैश में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 2% का, 3% का, 4% का कैश में डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो होता है, ये क्वेश्चन था भी, ठीक है, मैंने आपको करवाया था, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैश पेमेंट, वो था क्वेश्चन शायद, कि कैश पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया जाता है। तो उसमें हमारा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पूछा, और भी ऑप्शंस थे, मैंने आपका प्रीवियस ईयर में करवाया था। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमको कैश डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, उसको बढ़ावा देने के लिए कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, ताकि वो कैश के लिए क्या करे कि हाँ भैया मैं, तू अगर आज मुझे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि 10,000 रुपये अगर आज पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये का इसमें ऑफ दे दूंगा, तो ठीक है 9,900 रुपये आज पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा कैश डिस्काउंट रहता है। और ट्रेड डिस्काउंट में क्या रहता है,
ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू परचेजर फॉर रीसेल टू द अल्टीमेट कस्टमर और व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, आपने बोला कि जब आप हमारे यहाँ से 1000 गुड्स लेके जाओगे तो हम आपको इसमें 10 गुड्स फ्री दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से होती है कुछ स्कीम्स वगैरह, तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों अलग अलग तरीके से रहते हैं। अब इसमें मतलब कुछ चांसेस अलग अलग केसेस बनते हैं, तो हम लोग ये सारे केसेस आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी में, क्योंकि अब मैं नीचे इसकी जनरल एंट्री करवाऊंगा तो ये पेज चले जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट वाला केस देखते हैं। तो फर्स्ट वाला केस हमारा क्या था, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ 40,000 एट टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो जब हमने उससे अपना परचेज किया गुड्स को, हाँ, तो हमने उसको क्या किया, 10% डिस्काउंट दिया, किस पे, ट्रेड पे। तो सबसे पहले तो देखो हमारा गुड्स कितने का था, 40,000 का था। ठीक है, तो जब हमने इस पर अपना 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो 4,000 का डिस्काउंट गया, तो कितना बचा, 36,000। ठीक है, तो 36,000 अब मुझे इससे कैश पेमेंट लेनी थी, बट मैंने उससे बोला कि अगर तू मुझे आज कैश पेमेंट दे देगा तो मैं इस पर 5% का तेरे को और डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो 5% मेरा कैश डिस्काउंट हो गया। अब देखो 5% आपको इस पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा निकालो। 10% कितना होता है, 3600 होता है। ठीक है, 3600 का आधा 5%, तो कितना हो गया, 1800। तो इसको मैंने 1800 माइनस किया, तो जब मैंने इसको 1800 माइनस किया तो ये कितना हो गया, 34,200। अब मुझे उससे एक्चुअल में जो पेमेंट मिलनी है वो कितनी मिलनी है, 34,200। मैंने उसको डिस्काउंट कितना दे दिया इसमें, 1,800 रुपये, है ना, कैश डिस्काउंट। अब देखो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री जो होगी वो होगी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा जाएगा 36,000। ठीक है, वाली मैं प्रीवियस वाली एंट्री नहीं करवा रहा, मैं आपको पिछली वाली क्लास में करवाया था परचेजेस का और सेल्स का एंट्री। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू 36,000 टू, अब देखो कैश हमने कितना निकाला था, हमको कैश कितना मिलना था इस वाले केस में, इस वाले केस में हमें कैश जो मिलना है वो कितना मिलना है, 34,200। ठीक है, टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव किया है कि डिस्काउंट अलाउड किया है, इसमें हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हमको कितना हुआ, 1,800 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा हमारे 36,000 रुपये, इससे हमारा एंट्री क्लियर हो जाएगी। इसको मिटा दूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि सबसे पहले हमको ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट पे हमको पता लगेगा कि हमको उससे कितना कैश लेना, और उस कैश के बाद में हम लोग उस पे से क्या निकालेंगे अपना, हाँ, 36, ये कितना था, 34,200। ठीक है, तो हमको इससे क्या पता लगेगा, हमको कैश उससे रिसीव करना था 36,000 रुपये, बट हम उसको, हमको कितना डिस्काउंट रिसीव होगा, 1,800 रुपये का। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, सेकंड हमारा केस आता है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 40,000 10% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम केस वही है कि हमको क्या करना है। अरे हाँ, एक चीज़, हाँ चलो इस वाले केस में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये वाला केस आ जाए, ठीक है, तो देखो हमने परचेज अपना करा है। ठीक है, तो जब हमने परचेज किया, हमने परचेज कितना किया है, 40,000 रुपये का। ठीक है, सेम टू सेम इसमें वही वाला केस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना हो गया हमारे, 36,000 रुपये हो गया। बट अब इसमें क्या चीज़ बोलता है कि हाफ ऑफ द वो पेमेंट तो आज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कैश पेमेंट जब वो हाफ करेगा तो कितनी करेगा, 18,000 रुपये करेगा, और जबकि 18,000 रुपये वो कभी बाद में देगा, जो कि टाइम डिसाइड नहीं है। तो हम लोग जो कैश डिस्काउंट जो देंगे वो 18,000, वो पूरा 36,000 पे देंगे या फिर 18,000 पे देंगे, ये बताओ आप मुझे पहले, किस पे देंगे, सोचो, जल्दी से सोचो, 10 सेकंड का टाइम है। वो 36,000 पे नहीं दे करके वो 18,000 रुपये पे दिया जाएगा, क्योंकि वो 36,000 पे पूरा का पूरा कैश पेमेंट नहीं दे रहा। ये जो 18,000 है ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा उधार में चले जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम लोग हटा देंगे, तो हमको डिस्काउंट कितने पे मिलेगा, डिस्काउंट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको 1,800 रुपये, 1,800 रुपये भी नहीं, 900 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट रिसीव कितना हो जाएगा, इस वाले केस में 900 रुपये हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जितना हमारा कैश में पेमेंट है हम लोग उसी पे उधार देते हैं, बाकी कैश जो डिस्काउंट होता है वो देते हैं, बाकी पे हम लोग कैश डिस्काउंट नहीं देते। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे चले। अब हमारा क्या आता है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, हमने जब हमारा क्या किया था, जब हमारा ओनर हमारे यहाँ से कैश लेके गया था पर्सनल यूज के लिए, तो हमने उसको क्या किया था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन अब इस वाले केस में वो क्या लेके गया, हमारा गुड्स लेके गया है। गुड्स हमारा क्या होता है, जिस भी मतलब जिस भी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, डील करते हैं वो चीज़। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है अपना, अब उसकी जो हमारी एंट्री होगी वो होगी हमारे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, उसको परचेजेस अकाउंट में हमारे डाल देना है। तो जब हम लोग अपना मतलब इसका लेजर जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग किस में,
टू में ना डाल करके इसको किस में डाल देंगे, बाय ड्राइंग्स करके इसको मतलब उसमें शो कर देंगे। ठीक है, लेजर की एंट्रीज आगे समझाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से इसको डाला जाएगा। तो उस वाले केस में हम लोग क्या कर देंगे, इसको बाय ड्राइंग्स उसमें डाल देंगे। ठीक है, एक चीज ये होगी जब हमारा क्या करेगा, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा, मतलब कि हमारा जो बिजनेस का जो ओनर था वो हमारे यहाँ से, जैसे मानो कि आप लोग चीनी का बिजनेस करते हैं। ठीक है, चीनी मतलब कि शुगर हो गया हमारा। ठीक है, शुगर का बिजनेस करते हैं तो हमारा जो ओनर है उसके हर महीने घर में 5 kg क्या लग जाती है, शुगर लग जाती है। तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस में से यहाँ से 5 kg शुगर उठा के ले जाता है। ठीक है, वो कहता है मेरे खाते में डाल देना, तो उसका खाता क्या हुआ हमारा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ना लिख करके, जैसे मानो कि 500 रुपये की अगर शुगर उठा के लेके गया तो यहाँ पे 500 रुपये डाल देंगे। फिर क्या आता है हमारा, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, आप लोग मतलब बहुत उदारवादी हैं, आप लोग चैरिटी करते रहते हैं। तो इस वाले केस में हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ परचेसेस रिड्यूस विद द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेसेस कॉस्ट गिवन एज चैरिटी। तो हमको इसमें क्या करना है, हमारे जितने परचेज कॉस्ट के हिसाब से जितना भी गुड्स रहेगा वो हम लोग किस में, अपने चैरिटी में डाल देंगे। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है, जितना भी अमाउंट हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। फिर हम लोग लेजर में इसको कैसे डाल देंगे, बाय चैरिटी अकाउंट। फिर हमारा क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। ठीक है, हम लोग फ्री सैंपल्स भी देते हैं कई बार, हमारा बिजनेस है भाई, हमारा बड़ा बिजनेस है, हम लोग फ्री सैंपलिंग अपनी प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को। तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, अपने जब हमारा फ्री सैंपलिंग के लिए जाता है बिजनेस, तो यह एक तरीके से क्या कहा जाए, हमको एक लॉस है। ठीक है, लॉस है मतलब इसको हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं, या फिर कहेंगे कि हमारा एक्सपेंस है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस है अगर, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर यहाँ पे ऐसे करके सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और इसको हम लोग किस में डाल देंगे, अपने परचेजेस अकाउंट में डाल देंगे। ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, या फिर अगर हमसे सैंपल बोला गया है तो हम लोग अपने सैंपल की जनरल एंट्री देख लेंगे, अगर हमसे एडवर्टीजमेंट बोला गया तो हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट की जनरल एंट्रीज को देख लेंगे। अब क्या आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा भी गया था इस वाले एग्जाम में। ठीक है, जो प्रीवियस जो 2019 का उसमें क्वेश्चन जो करवाया था आपको, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि कोई बिजनेस है और उसका जो पैसा है वो क्या हुआ है, वो लॉस हो गया, मतलब उसको जो थेफ्ट हुआ है या आग लगी थी उसके बिजनेस में शायद, तो उसके केस में अगर उसका लॉस हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अगर आता है लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर। ठीक है, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, तो कुछ भी केस हो सकता है। इन बोथ द केसेस इट इज लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस ऑफ टू बिजनेस। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा लॉस ही हो गया ना, फायर में अगर सारा का सारा पटाखा, हमारा मानो पटाखे का बिजनेस था। ठीक है, और हमारे क्या हुआ, धंधे में आग लग गई, मतलब गोडाउन में आग लग गई हमारे, और उसमें क्या हुआ, सारे पटाखे जल फूट के वहीं फूट गए। तो हमको क्या हुआ, हमारे बिजनेस को तो लॉस हो गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर। ठीक है, जो भी कुछ हुआ आपको, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अपना पूरा का पूरा अकाउंट डाल देंगे यहाँ पे, जितना मतलब 5,000 रुपये का या 50,000 रुपये का नुकसान हो तो यहाँ पे पूरा पूरा डाल देंगे। फिर क्या आता है हमारे सेकंड वाली एंट्री, व्हेन गुड्स आर फुली इंश्योर्ड। जब हमारा गुड्स क्या होगा, फुली इंश्योर्ड होगा, तो उस वाले केस में तो पहली वाली एंट्री होगी। ठीक है, और फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू। अब 5,000 के 5,000 रुपये हमें मिल जाएंगे इस वाले केस में, है ना। सबसे पहली एंट्री तो यही होगी हमारी, क्या हुआ कि हमको लॉस हमने अपने उसमें बुक्स में शो कर दिया, बट क्या हुआ कि हमने अपना एक लॉस अकाउंट अलग से क्रिएट किया था। अब क्योंकि हमारा पैसा उसका रिकवर हो गया तो उसको तो हम लोग खत्म कर देंगे, बट हमको किससे पैसा किससे मिला, हमारा इंश्योरेंस अकाउंट से मिला, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये से 5,000 रुपये से। ठीक है, लेकिन हमारा जो केस जो पूछा गया था उसमें, किसमें, उस वाले केस में, मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, तो उसमें केस हमसे जो पूछा गया था वो ये वाला पूछा गया था, जब हमारा पार्शली अमाउंट, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा था कि 16,000 रुपये जो थे वो लॉस में थे। ठीक है, 10,000 रुपये आपको बैंक अकाउंट से रिकवर हो गया था, तो आपको इसकी एंट्री बतानी थी कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो इंश्योरेंस, यहाँ पे बड़ा डी कर लेना। ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो इंश्योरेंस अकाउंट हमारा डेबिट कितना हो जाएगा, इसमें जितना भी हमको क्लेम मिला है, तो क्लेम हमको कितना मिला है, 10,000 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, अब हमको लॉस कितना का हुआ है एक्चुअल में, 6,000 रुपये का, जबकि हमको लॉस बाय फायर कितना हुआ था, 16,000 रुपये। ठीक है, तो उसमें ये भी एंट्री ना पूछ करके उससे ये एंट्री पूछी गई थी, सॉरी, उससे ये एंट्री पूछी गई थी। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें उसने इंश्योरेंस ऊपर नहीं दिया था, उसने ये एंट्री पूछ ली थी, P&L अकाउंट डेबिट करना था हमको 6,000 रुपये से टू लॉस बाय फायर। ठीक है, यहाँ पे हमको 16,000 रुपये, और बाकी उसकी एंट्री ये होनी थी हमारी, जो भी पूछी गई थी।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसलिए मैंने इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देके और अच्छे से पढ़ाया है कि आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ठीक है, तो अगर इसकी एकदम सिंपल वाली एंट्री, मतलब कि फर्स्ट एंट्री पूछ लेता है, तो फर्स्ट एंट्री तो इसकी ये होनी है लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर, कि लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फिर उसके अंदर अगर फुली इंश्योर्ड, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फुली इंश्योर्ड है, मतलब कि 16 के 16,000 रुपये रिकवर हो गए, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट 16,000 रुपये। बट फुली अमाउंट नहीं रिकवर हुआ, 6,000 रुपये नहीं रिकवर हुआ, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये रिकवर हुए हैं, तो हम लोग इसको कर देंगे इंश्योरेंस अकाउंट से हमें 10,000 रुपये रिसीव हुआ, P&L में हमें लॉस हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको डेबिट करेंगे 6,000 रुपये। ठीक है, लॉस बाय फायर हुआ, तो उसके लिए हम लोग इसमें पूरा 16,000 रुपये डाल दिए। या फिर अगर एक केस ये होता कि आपका व्हेन द स्टॉक इज नॉट इंश्योर, आपका जो स्टॉक जो है वो फुली, मतलब बिल्कुल भी इंश्योर नहीं था, आपको 16,000 रुपये का पूरा ही लॉस हो गया, तो यहाँ पे 16,000 रुपये डालते और यहाँ पे 16,000 रुपये डालते, तो आपका ये अकाउंट जो था वो खत्म हो जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, क्लियर। तो इसमें 4 ही एंट्रीज हो सकती हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आया था, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है। इसमें से कोई आपसे तीसरी चौथी एंट्री कोई भी पूछ ले, तो बाकी इसमें और कोई एंट्री होती नहीं है। अब हमारा आता है मशीनरी अकाउंट। देखो मशीनरी अकाउंट में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि हमने मशीनरी परचेज की, ठीक है, मशीनरी की हमारी जो एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो थी हमारी 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बिजनेस हमारा, 1 लाख रुपए थी, बट हमने उसको लाने में जो खर्चा किया वो कितना हुआ हमारा, वो हुआ हमारा 10,000 रुपये, ठीक है, मतलब कि ट्रक का भाड़ा हुआ। फिर हमने उसको इंस्टॉल करवाया, उसके ऊपर हमारा हो गया 5,000 रुपये का खर्चा, ठीक है, और या फिर कोई और भी खर्चा हो सकता है उस पर, ऑक्ट्राइड ड्यूटी वगैरह तो खैर इसमें आ ही जाएगा हमारा, जो हमारे 10,000 रुपये है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमारा खर्चा हो गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आप जो हम लोग बुक में जो अपनी एंट्री जो करेंगे, क्या उसकी वैल्यू को 1 लाख रुपए दिखाएंगे, क्या उसकी एंट्री को 1,10,000 रुपये दिखाएंगे, क्या उसकी एंट्री को 1,05,000 रुपये दिखाएंगे, या फिर उसकी एंट्री को 1,15,000 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, मेरा स्टूडेंट आज जो पढ़ रहा है मुझसे, वो मुझे नीचे कमेंट में बताएगा कि इसकी एंट्री जो दिखाएगा वो कितनी दिखाई जाएगी, 1,15,000 रुपये, 1,05,000 रुपये और 1,10,000 रुपये। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था UPPCL आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, तो बिल्कुल सही जवाब उसमें दिया था कुछ बच्चों ने कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल है। ठीक है, उसका एक आर्टिफिशियल मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर आप लोग इसमें रिक्रूट होते हो, इसमें UPPCL में असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, तो आप किसी भी एक पर्सन के लिए जिम्मेदार नहीं हो, आप किसके लिए जिम्मेदार हो, UPPCL के लिए। मतलब आपकी जो रिक्रूटमेंट जो करवाएगा वो UPPCL करवाएगा, ना कि उसका बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है वो करवाएंगे, या फिर आपका कोई भी जो मतलब सीनियर जो होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसका आपको आर्टिफिशियल था, तो आप बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। अब आपको इसमें मुझे बताना है 1,10,000, 1,05,000 या फिर 1,15,000 रुपये। ठीक है, बताएगा ना मेरा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, देखो इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमारा इनकम होता है किस वाले केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, मतलब कि आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, ठीक है, आप लोग LLP, या फिर अगर हम बोलेंगे कि हमारी पार्टनरशिप, या फिर हमारी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, आप लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब आप मुझे बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, इसकी जो लाइबिलिटी जो होती है बिजनेस के लिए, वो कैसी होती है, हाँ कैसी होती है मुझे बताओ, अनलिमिटेड होती है या फिर लिमिटेड होती है। ठीक है, बताना मुझे नीचे कमेंट करके। ठीक है, बहुत सारे होमवर्क आपको मिलते रहता है, आप लोग साइड बाय साइड इसको लिखते रहा करो, फिर इन वाले क्वेश्चंस को सर्च किया करो, इनके बारे में पढ़ा करो, और फिर इनको डाला करो। एक बार आप जब खुद सर्च करके पढ़ोगे, तो आप लोगों का क्या होगा ना कि ये चीज़ दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन सर ने पूछा था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे हुआ था और मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बाकी मैं आपको कल इसमें बता दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों को सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं समझ में आता इंग्लिश में, तो मैं उनके लिए बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर होता है। ठीक है, इसकी हिंदी में अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि इसकी अगर हम एग्जैक्ट हिंदी बोलें तो वो क्या होगी सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो उसका मतलब होता है एकल स्वामित्व, मतलब कि एक ही स्वामित्व, मतलब उसका जो ओनर जो होगा वो कैसा होगा, इकलौता ओनर होगा। ठीक है, तो इसकी हमारी एंट्री देखो क्या होती है, जब हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इसकी हमारी होती है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स हम लोग पे कर दिया, तो वो हमारा किससे गया, कैश से गया, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या होगा अब इस वाले केस में हमारे कि
वो जो होगा ना, ये हमारा बिजनेस से अगर हमने इनकम टैक्स को पे कर दिया, तो क्योंकि हमारा बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ये हमारे ड्राइंग्स में चले जाएगा। मतलब कि ये हमारे को, जो हमारा ए जो बिजनेस का जो ओनर था 1%, ये उसकी अपनी पर्सनल इनकम है, ठीक है, उसके लिए उसको इनकम टैक्स पे करना था, बट उसने कंपनी के अकाउंट से पे कर दिया, तो उसके लिए हम लोग उसको कैंसिल करेंगे। कैसे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। तो इनकम टैक्स अकाउंट को यहाँ पे लाके क्रेडिट करके इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आता है? अब इसमें एक और एंट्री आती है जो कि मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम टैक्स की तो नहीं, बट नॉर्मल एंट्री है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, मिटा के एक नई एंट्री बताना चाह रहा था, यहाँ पे रुको। तो आपको यहाँ पे एक एंट्री आती है, मतलब कोई भी आपका एक्सपेंसेस वगैरह होता है, ठीक है, जो कि आपके मतलब बिना फालतू का एक्सपेंस है, तो आपको उसको क्या करना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अब बताओ अकाउंट किससे पे होगा? कैश अकाउंट से। ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेंस है, और ये हमारा क्या है? कैश। क्या है हमारा? एसेट था, तो एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यानी एंट्री एक होती है इस वाले केस में, तो वो भी मैंने आपको समझा दी। समझ में आ गई? कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं भाई, पढ़ेंगे ऐसे कि कोई डाउट रहेगा ही नहीं, और डाउट अगर रहेगा भी तो नीचे कमेंट में पूछ लो। ऑलवेज वेलकम। अब हमारा क्या आता है? अब हमारा आता है भैया एक्सपेंसेस। तो हमारे यहाँ पे कुछ तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक क्या होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमको देने थे, ठीक है, हमको देने थे पर हम दे नहीं पाए, हमको देने थे पर हम दे नहीं पाए। कैसे? आप लोग मई का महीना था, ठीक है, जून है, जुलाई है, सितंबर आया, अक्टूबर आया, तो आपके आपने मतलब कोई कंपनी चलाते थे, आपके यहाँ पे सैलरीज जाती थी हर महीने, किसी भी मतलब एक को 10,000 रुपये सैलरी जाती थी, आप उसकी सैलरी को पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपने अगर उसकी सैलरी को पेमेंट नहीं करा, तो आपके लिए जून के लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग है। मतलब आपको उसकी सैलरी को क्या करना है? पेमेंट करनी है। जुलाई में भी अगर नहीं दे पाए तो भी आउटस्टैंडिंग है, तो भी आउटस्टैंडिंग है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या कहते हैं? वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट। ठीक है, वेजेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं किससे? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट से। और जब हम अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे वाला एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी। तो एडवांस में पेमेंट करने की क्या मतलब है? एडवांस में पेमेंट करने की मतलब ये है कि आपको रेंट पे करना था अपने घर का, घर का नहीं सॉरी, आपको बिल्डिंग का, जो कि जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, वहाँ के आपको क्या करना था? रेंट पे करना था। बट जब आप रेंट पे करने के लिए गए इसका, तो क्या हुआ? आज मतलब मानो कि आपको जून जुलाई सितंबर अक्टूबर हर महीने का रेंट पे करना होता है, बट आपके पास में मई में बहुत ज़्यादा इनकम हो गई, ठीक है, तो आपने कहा कि यार अगले महीने आई नहीं आई, तो मैं इस महीने ही 3 महीने का पे कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आपने इस महीने का 3 महीने का पे कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? तो ये आपका रेंट में चला गया, किसमें? प्रीपेड एक्सपेंसेस में। तो आपको क्या डालोगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, अब जैसे इसने की क्या किया, इसने तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट पे कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादातर किस में पे किए जाते हैं हमारे? हाँ, तो ये हमारे एडवांस में पेमेंट कर दी जाती है, तो इसके लिए इसने डाल दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इतनी सी चीज़ है। अब ये चीज़ क्लियर हुई आपको? तो दो ही तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो नॉर्मल जो एक्सपेंस होता है हमारा, वो तो मैंने भी आपको बताया, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में हम लोग उसको डाल देते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है अभी इस वाले केस में? कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अब आपको अकाउंटिंग रूल्स भी इसमें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स समझ आ रहे होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स मैं आपको मतलब अब एक एक क्वेश्चन में नहीं बता रहा। अगर आपको किसी में लगता है कि इसमें मुझे सर अकाउंटिंग रूल समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछना है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग भी कहोगे सर एक ही चीज़ बार बार बताए जा रहे हो। अब हमारा क्या आता है? डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन की जो नॉर्मल जो एंट्री होती है वो कैसी होती है हमारी? वो होती है हमारी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, अब ये क्यों जाता है? ये इसलिए जाता है क्योंकि देखो डेप्रीशिएशन ज़्यादातर हमारा फिक्स्ड एसेट पे लगता है। ठीक है, करंट अकाउंट पे हम लोग डेप्रीशिएशन नहीं भी लगाते, आपको पता भी होगी ये वाली बात। तो हर साल हमारा क्या होता है? वैल्यूज़ की फॉल होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस ही होता है, और ये किसके लिए होता है? ये एसेट के लिए हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं। अब हमारा क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपने अगर कोई भी इंटरेस्ट किया है किस पे? कैपिटल मतलब अलाउ किया है, तो हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी एंट्री इस तरीके से होगी। ये आपके मिसलेनियस एंट्रीज हैं जो कि आपसे कम पूछी जाएंगी, बट हाँ मतलब पूछ ली गई तो मैं आपको पढ़ा दूँ। अब आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया।
ठीक है, लेकिन कंपनी आपसे क्या करती है, उसके ऊपर पैसा आपसे चार्ज कर लेती है। ठीक है, कंपनी तो कुछ भी कर सकती है, तो कंपनी के लिए तो क्या है, ये एक इनकम है, लॉस तो नहीं हो रहा। लेकिन जब हमने ऊपर जो था हमारा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, तो जो लॉस है तो ये क्या हमने डेबिट किया है, ये हमारा एक्सपेंस है ना। मतलब आपने कैपिटल जितनी भी दी है, आपने 1 लाख रुपए दिया कंपनी को, मानो कि हाँ ठीक है कंपनी में तुमको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे कमा के दो। आपने बोला पर मैं तुमसे 10% का क्या लूंगा, इस पे ब्याज लूंगा, तो कंपनी के लिए तो एक घाटा ही है ना, तो इसके लिए हम लोग डेबिट कर रहे थे। बट कंपनी आज मैं तुमसे 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, कंपनी आज मैं तुमसे 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं क्या करूंगा, तुमको हर महीने हर साल इस पे 10% का ब्याज दे दूंगा, जब तक कि मैं तुमको लौटाता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कंपनी के लिए फायदा है, तो ये हमने क्या किया, अपना क्रेडिट कर दिया। बाकी हमारा यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो ही जाएगा। समझ में आया इतना? हाँ, ठीक है, एक एक जनरल एंट्री क्लियर हो गई। अब हम लोग कल वाली क्लास में अपने क्या लेजर को पढ़ेंगे, तो जब हम लेजर पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको जनरल एंट्रीज क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। इसके लिए मैंने पहले आपको जनरल एंट्री सारी की सारी करवाई। ठीक है, अकाउंटिंग रूल भी समझाया उसके साथ साथ में, कि कोई भी चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो वो क्यों हो रही है। ठीक है, मैंने आपको मशीनरी अकाउंट भी बता दिया, अगर मशीनरी अकाउंट से कोई भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोग वो भी कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें पूरा का पूरा जितना ही पढ़ा था। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स की, तो उसमें हमारा बैड डेट्स आते हैं। ठीक है, जब हमारा बैड डेट्स ई रिकवरेबल, मतलब कि फुली हमारा बिजनेस पूरी तरीके से वाला पैसा हमारा डूब जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। बट उसके हम लोग अगर हमारा कुछ भी रिकवरेबल हो जाए, ठीक है, मतलब कि पार्शली अगर हमारा रिकवरेबल हो, जैसे कि 2,000 रुपये का हमको पूरा लॉस होना था, बट हमको 500 रुपये मतलब कि लॉस हुआ, 1,500 रुपये हमारे आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट हमारा मतलब एसेट बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा इसमें एक्सपेंस भी, लॉस भी बढ़ जाएगा 500 रुपये का, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया, और हमारा डेटर जो पर्सनल अकाउंट था वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर हमारा क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अगर हमारा पूरा का पूरा जो 2,000 रुपये जितना भी बैड डेट में गया था, अगर वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है तो उसको हम लोग बैड डेट में रिकवर कर देंगे। ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ में अगर हम लोग कैश विड्रॉन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश हमारे सारे केस में गिर जाएगा और हमारी ड्राइंग्स होंगी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डेबिट कर देंगे। तो हमने देखा हमारे डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कैश डिस्काउंट पहले वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हमारा कैश डिस्काउंट हम लोग कब देखते हैं, तो वो हम लोग तब देते हैं जब हमारा कैश को हमको बढ़ाना होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सीजन ऑफ हो रहा है और आपको अपने माल को निकालना है तो आप लोग कौन सा डिस्काउंट देंगे, तो उस वाले केस में आप लोग ट्रेड डिस्काउंट अपना देते हैं। ठीक है, उसकी भी मैंने आपको एंट्रीज बता दी। फिर हमारा क्या आता है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, जब हम लोग अपने बिजनेस से ही अपने पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को ले जाएं। जैसे कि मैंने आपको चीनी का एग्जांपल दिया था, अगर आप चीनी का बिजनेस करते हैं और आप लोग चीनी को क्या करते हैं, अपने बिजनेस से उठा के ले जाते हैं, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, चैरिटी में आता है, तो चैरिटी में हम लोग क्या डाल देते हैं, अपने चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर हम लोग फ्री सैंपल दे देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इससे आपको एक चीज समझ में यहाँ पे आई होगी, क्लियर हो रही होगी कि देखो जब भी हमारा कोई भी बिजनेसमैन हमारे यहाँ से पैसा ले गया, ठीक है, वो सॉरी गुड्स ले गया, ठीक है, हमने कोई भी सैंपल दे दिया, हमने कोई भी चैरिटी दे दी, तो हम लोग सारा का सारा किस में डाल देंगे, हमारे परचेजेस अकाउंट में डालते हैं, उसको लॉस अकाउंट में नहीं डालते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि उसको परचेजेस अकाउंट में डालेंगे। फिर हमारा क्या आता है, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है, थेफ्ट और फायर से हमारे यहाँ पे लॉस हो गया, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना अच्छे से कि ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, टू परचेसेस लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। व्हेन गुड्स आर फुली इंश्योर्ड, तो इसमें इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट। ठीक है, व्हेन पार्शियली अमाउंट इज रिकवर्ड, तो पार्शियली जो हमारा अकाउंट जो होता है वो रिकवर होता है कैसे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट टू लॉस, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जितना हमको लॉस हुआ है वो हमारा डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपये, टू लॉस बाय फायर तो हमारा 16,000 रुपये हो जाएगा। अगर इन केस, वैसा तो कभी होता नहीं है, अगर क्या होता है कि हमको मतलब ज़्यादा पैसा मिल जाता, हमारा लॉस तो हुआ 10,000 रुपये का, बट हमको पैसा मिल गया 16,000 रुपये का, तो हम लोग इस वाले केस में क्या करते हैं, तो इस वाले केस में हम लोग यहाँ पे अपना 6,000 रुपये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा 6,000 हो जाता है, यहाँ पे हमारा लॉस बाय फायर 10,000 होता, और यहाँ पे हमारा पी एंड एल क्या हो जाता है, 6,000 रुपये से यहाँ पे आ जाता। ठीक है, लॉस बाय फायर और यहाँ पे इंश्योरेंस, तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे आ जाती है, क्यों, क्योंकि हमको फायदा हो गया, गेन हुआ है ना हमारे 6,000 रुपये का, तो प्रॉफिट ही हो गया, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फिर हमारा क्या आता है, व्हेन द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, जब हमारा स्टॉक बिल्कुल भी इंश्योर नहीं था, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपना 16,000 रुपये से उसको पूरा का पूरा ही कर दिया।
ठीक है। मशीनरी अकाउंट में मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आपको बताना है 1,10,000 रुपये, 1,05,000 रुपये या फिर 1,15,000 रुपये में से कौन सा अमाउंट हमारा वहाँ पे आएगा। फिर हमारा क्या आता है इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में वो पूरा का पूरा लेके चले जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं ड्राइंग्स में अपने डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाए, क्योंकि कैश हमारे इससे कम होगा और इनकम टैक्स हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग ये कर देंगे। बट हमको इनकम टैक्स अपना क्या करना है इस वाले केस में अब, हाँ इस वाले केस में अगर हमको इनकम टैक्स अकाउंट अपना घटाना है तो इसके लिए हम लोग मतलब घटाना क्या उस वाले अकाउंट को अगर क्लोज करना है तो हम लोग उसको किस में डाल देंगे, अपने ड्राइंग्स अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमारा क्या आता है एक्सपेंसेस आते हैं, तो हमारे दो तरीके के एक्सपेंसेस मतलब तीन तरीके के हो सकते हैं जनरली। तो नॉर्मल जो अगर हमारा होता है तो उसको तो हम लोग कैश अकाउंट से मतलब निकाल देते हैं। बट जब हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था उस वाले केस में, पर्सनल अकाउंट के केस में। और जब हम प्रीपेड अकाउंट के केस में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जो भी कोई हमारा अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। फिर हमारा डेप्रीशिएशन आता है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन हम लोग क्या करते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो हमारे उस वाले एसेट को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमको ये मतलब हमारा तो घाटा होता है ना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने से। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है फायदा होता है। ठीक है, बिजनेस के लिए तो फायदा है बस। तो देखो आज मैंने जनरल एंट्री सारी की सारी कवर कर दी। पहले हमने अपनी सिंपल वाली जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा अपने स्पेशल केसेस पढ़े किसके, जनरल एंट्रीज के। अब हमारा जो क्वेश्चन जो आता है ये क्या आता है कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोस अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट, ठीक है फिल इन द ब्लैंक से डेज टू बिकम अ रेजिडेंट। भारत का एक नागरिक जो रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है उसे पिछले वर्ष मतलब कि हमारे जो प्रीवियस ईयर होता है ना इसमें एक, ठीक है प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन भारत में निवास करना चाहिए ताकि वो भारत का निवासी बने, मतलब उसके ऊपर इनकम टैक्स लगे। ठीक है, तो आपको ये मुझे नीचे कमेंट में बताना है 90 डेज, 160 डेज, 180 डेज और 182 डेज। मुझे इसका जो करेक्ट आंसर जो लगता है वो मैं आपको बता दूं, वो 3 डिजिट का होगा। तो मतलब 180 नहीं 180 नहीं, वो 3 डिजिट में होगा, मतलब 1 2 3। ठीक है, तो 90 डेज से एलिमिनेट होता है, बाकी 3 है, उसका आप मुझे आंसर बताओ। 180 इसका गलत आंसर है। ठीक है, वो 180 मत कर देना नीचे कमेंट में, पढ़ के करना अच्छे से। अब ठीक है, मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोग के लिए, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज, ठीक है अगर हमारा कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी का डिविडेंड होता है तो वो क्या होता है, एक भारतीय कंपनी से लाभांश फुली टैक्सेबल है, पूरी तरह से कर योग्य है, पार्शियली टैक्सेबल है, आंशिक रूप से कर योग्य है, फुली एग्जेम्प्टेड है मतलब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरी तरह से छूट है, या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है अच्छे से और मुझे बताना है। इसमें आप लोग मुझे एक और चीज़ बता सकते हो कि इसमें कौन सा सेक्शन जो है वो इसमें बताएगा। ठीक है, सेक्शन चलो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे वही बता देना कि कितना होगा। ठीक है, फुली टैक्सेबल होगा या फिर नहीं होगा। फिर हमारा क्या आता है हु इज एसएससी इन केस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ आप लोग जानते होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है हमारी, ठीक है ये हमारे एचयूएफ कहलाता है। इसका जो हेड जो होता है वो कौन हमारा होता है, वो हमारा कर्ता होता है। ठीक है, और कर्ता कौन होता है ये आपको पता है इस वाले केस में कर्ता कौन होता है, चलो मैं आपको जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कर्ता के जो फुली एसएससी कौन होगा इस वाले केस में। ठीक है, कर्ता होगा, कॉपरेट होगा, या फिर डीम्ड करता होगा, या फिर नन ऑफ दिस। एचयूएफ के मामले में निर्धारित कौन है, कर्ता, सहायक या फिर डीम्ड करता, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है इसको नीचे कि एचयूएफ के केस में कौन होगा टैक्स के लिए एसएससी हमारा। इनकम टैक्स के क्वेश्चन है तीनों के तीनों, ठीक है कर देना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अकाउंट्स से देखो जनरल एंट्रीज वगैरह कोई भी कर सकते हैं इंसान जिसको थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग आती है, बट इनकम टैक्स हो गया हमारा, ऑडिटिंग हो गई, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन डालता जा रहा हूँ ताकि आपके लिए प्रैक्टिस इसकी होती रहे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आपने हमारी क्लास को देख लिया है तो आपको हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और बाकी की सारी वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी, यहाँ पे फ्री में मिलेंगी। ठीक है, किसकी, अकाउंट्स की एंड हमारे इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश वाली मैम आपको पढ़ाती हैं, आप लोग उनकी वीडियोस को देखो। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके एक ही वीडियो ढूंढ सकते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
बाकी हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करके वीडियोस लेके आ सकते हैं। देखो वीडियोस को लाइक नहीं करते यार, लाइक जरूर किया करो और नीचे कमेंट किया करो जितने भी हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर्स को, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को भी मतलब ये चीज़ याद रहेगी। एक बार कमेंट कर दोगे ना तो ये चीज़ आपको पक्का दिमाग में बैठ जाएगी, भले ही वो फिर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घूम फिर के पूछ ले, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।